हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में नव जागरण व राष्ट्रवाद का उदय। सामाजिक अध्ययन में अगली कड़ी में हम आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि ब्रिटिश शक्तियों की स्थापना और उसका विस्तार किस तरह हुआ, लेकिन बाद में भारतीय ब्रिटिश शक्तियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने नव जागरण की शुरुआत हुई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन को पहले पा सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वीडियो का एक PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारत में नव जागरण। तो 10वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना में भारतीयों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए भारतीयों को विवश किया। इस समय हिंदू धर्म और समाज निष्क्रिय और शक्तिहीन अवस्था में था। हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा ने समाज में अनुचित व्यवहार और छुआछूत की समस्या को पैदा कर दिया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं। भारत में नव जागरण के कुछ सामाजिक धार्मिक सुधारक के बारे में जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं? केशव चंद्र सेन इन्होंने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो वो एक अंग्रेज था जिसने भारतीयों के उत्थान के लिए कार्य किया था। उसने ही हमारे भारतीयों में नव जागरण की चेतना जागृत की। इन्होंने बंगाल में साल 1828 ईस्वी में आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? यंग बंगाल आंदोलन। फिर 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिससे जुड़े नेता दादोबा पांडुरंग, जिन्हें हम आत्माराम पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो पांडुरंग ने प्रार्थना समाज और आत्मीय सभा की स्थापना की। फिर विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। फिर ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फिर रामास्वामी नायक ने अछूतों के पक्ष में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। फिर अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 के दशक में हुई थी। इससे जुड़े कुछ प्रमुख नेता के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि इस आंदोलन से जुड़े थे। अहरार आंदोलन से, जो कि 1910 में हुआ था, वो थे मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, जाफ़र अली खां, मजहरुल हक और भी बहुत सारे लोग थे। तो अब हम इनके कुछ नव जागरण से संबंधित कुछ व्यक्तित्व थे उनके बारे में भी जान सकते हैं जो समाज सुधारक थे। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। और इसमें उन्होंने कौन कौन से काम किए? वो काम थे कि उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का इसमें इन्होंने विरोध किया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक उन्हें कहा जाता है और साथ ही नव जागरण का अग्रदूत कहे जाते हैं। वो आत्मीय सभा की स्थापना भी उन्होंने ही की थी और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में और इन्होंने काम किए थे बहुत सारे, जैसे भारत का मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह के लिए विरोध किया था, बाल विवाह नहीं होना चाहिए।
जाति प्रथा का विरोध किया था, साथ ही विधवा विवाह का समर्थन किया था। इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो, और सत्यार्थ प्रकाश का संपादन इन्होंने किया था। फिर कुछ समाज सुधारक और भी आए, जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। इसमें उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भारत का नेतृत्व किया था, और रॉक मेमोरियल हॉल की स्थापना, जो कि कन्याकुमारी में है, वहाँ पे की थी। इसके बाद एनी बेसेंट आई। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करवाई थी 1898 में। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में तिलक के साथ, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर सर सैयद अहमद खां आए, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन किया, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने करवाई थी। फिर आते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर जी। इन्होंने विधवा विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा का दोबारा से शादी का कानून इन्होंने 1856 ईस्वी में पारित करवाया था। ये तो थी कि भारत में नवजागरण की स्थापना हुई। नवजागरण में इन सभी लोगों का हाथ था, राजा राम मोहन राय का हाथ था, फिर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये सभी लोग ने नवजागरण की शुरुआत की। इसी नवजागरण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जानते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म, कई कारणों से हुआ था। इसमें पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण हुई, रेल और यातायात और संवाद के साधनों का विकास हुआ, विश्व के साथ घनिष्ठ संबंध, इन सबका योगदान इसमें रहा। राष्ट्रवाद की चेतना 1850 ईस्वी के बाद बने राजनीतिक संगठन में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे इस तरह के प्रमुख संगठन उस समय बने। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। अंग्रेज़ों ने ये एक्ट बनाया था। उसके उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, ये पारित हुआ, और जिसमें सरकार की बहुत सारी आलोचना करवाया गया, और उन्हें चुप करने के लिए बहुत कुछ एक्ट निकाले गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैंने आपको बताया था कि इस कानून में ये प्रावधान था कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है, और इसके व्यापक प्रतिक्रिया में राष्ट्रवाद तत्वों को बढ़ावा मिला। फिर 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। फिर अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक, जो कि एल्बर्ट बिल जो लागू होने वाला था, वो लागू नहीं कर पाए, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो विरोध की वजह से विधेयक को वापस ले लिया गया। भारतीयों ने इसकी काफ़ी विरोध किया था। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ के असली रवैये का पता चलता है। फिर 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल आखिर में आ ही गया। बहुत विरोध किया गया, तब भी ये एल्बर्ट बिल आ ही जाता है, जिसमें भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों को देख सकते थे, और इसे उसी साल ख़त्म कर दिया गया। पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन एल्बर्ट बिल ने इस ज़रूरत को और ज़्यादा बढ़ा दिया। A.O. ह्यूम के प्रयास से 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चल के इसी संगठन ने राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया था। फिर अब जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो नवजागरण की स्थापना तो हो ही गई थी। नवजागरण से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, लेकिन राष्ट्रवाद के बाद भारतीयों के मन में ये सोच जागृत हुई कि क्यों हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अंग्रेज़ों से छुटकारा पा सकें। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति शुरू हुई। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो 1857 के विद्रोह में क्या हुआ कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और तात्कालिक कारणों से हुआ था।
अब ये कौन कौन से कारण थे? विद्रोह का स्वरूप सर जॉन सिले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना। L.E.R. रिच ने इसे सभ्यता और बर्बरता का युद्ध माना है और बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। V.D. सावरकर ने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है। इसी तरह इसी कड़ी में आगे विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। इसमें कारतूस को लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था और सैनिकों में ये अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया और इस विद्रोह के दौरान कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेज ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। 10 मई 1857 को मेरठ में 20वीं NI और LC की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। पहले मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह में कहाँ पे कौन कौन लोग विद्रोह किए थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो लोग थे, नेता थे, जैसे बहादुर शाह जफर थे और बख्त खान थे और अंग्रेजी अधिकारी वहाँ पे थे निकोलस हडसन और विलोबी थी। इसकी शुरुआत 11 मई 1857 को होती है और इसका दमन हो जाता है बाद में 20 सितंबर 1857 में। फिर कानपुर में हुआ था, नाना साहब और तात्या टोपे वहाँ पे उसके लीडर थे और कैंपबेल वहाँ के अंग्रेजी अधिकारी थे। 5 जून 1857 को वहाँ की शुरुआत होती है और दिसंबर 1857 में ख़त्म हो जाता है। फिर इसी कड़ी में आगे लखनऊ में बेगम हजरत महल और वहाँ के अंग्रेजी अधिकारी थे कैम्पबेल, लॉरेंस और हैवलॉक। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली में खान बहादुर खां थे। इसी तरह हम देखें तो ये जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह तो हुआ लेकिन इस विद्रोह में हम जितने भी नेता थे उन सबको असफलता का सामना करना पड़ा। अब ये असफलता के कारण क्या थे, किस वजह से ये असफल हुआ, इसके बारे में क्या वजह हो सकती है? तो असफलता के कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता कई कारणों से होते। इसमें एकता और संगठन का अभाव और संसाधनों की कमी महत्वपूर्ण थी और इसे पूरे देश और यहाँ के रजवाड़ों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था उस समय। परिणाम ये हुआ कि इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को भारत का शासन सौंपा गया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और देसी रियासतों पर आक्रमण न करने की बात कही गई। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था और यहाँ जो कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे जब 1857 की क्रांति हो गई, सफलता हो गई, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने विद्रोह फिर भी किया। अब इस तरह से विद्रोह की कड़ी बढ़ती गई और आखिर में हमें आज़ादी मिलती है। लेकिन विद्रोह होता है लेकिन बहुत सालों बाद हमें आज़ादी मिलती है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ विद्रोह के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो कि जनजाति और किसानों का विद्रोह था। सबसे पहला था सन्यासी विद्रोह जो कि 1770 से 1800 में हुआ था और ये जो क्षेत्र था जहाँ पे ये विद्रोह हुआ था वो था बिहार और बंगाल और इसके उल्लेख उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। और विद्रोह का कारण तीर्थ स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। वॉरेन हेस्टिंग ने इसका क्या किया था, दमन किया था। फिर पागलपंथी विद्रोह हुआ था। पागलपंथी विरोध हुआ था 1825 से 1850 ईस्वी के बीच में ये युद्ध हुआ था और कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। इसका नेता था करम शाह और टीटू मीर, दो नेता थे और विद्रोह ने जमींदारों और साहूकारों का विरोध किया था। 1833 ईस्वी में इसका दमन कर दिया गया था।
फिर हुआ भील विद्रोह जो कि 1825 से 1831 के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कृषि संबंधी कठिनाइयाँ थी। फिर वहाबी विद्रोह हुआ 1830 से 1860 ईस्वी में, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व सैयद अहमद ने किया था। इस आंदोलन का जो केंद्र था वो पटना था और विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म में आई बुराइयों को दूर करना था। फिर खासी विद्रोह हुआ 1833 में, जो कि असम में हुआ था और इसका नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। फिर रामोसी विद्रोह हुआ 1822 से 29 के बीच में। फिर पश्चिमी घाट में ये हुआ था और इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया। ये विद्रोह रामोसी जनजाति के द्वारा किया गया था। विद्रोह के कारण अकाल था 1825 से 29 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेतृत्व उमा जी ने किया था। फिर कोल विद्रोह आया जो कि 1831 से 32 तक चला। रांची, सिंहभूमि और हजारीबाग जो कि झारखंड में है, वहाँ पर इसका स्थल केंद्र था और इसका नेतृत्व सुगी और सिंह राय ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों ने जमीन छीनकर बाहरी लोगों को देना था। फिर गढ़कारी विद्रोह हुआ जो कि 1844 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण गढ़कारी जाति के विस्थापित सैनिक थे। फिर संथला विद्रोह हुआ 1855 से 56 के बीच में। ये इसका क्षेत्र जो था संथाल था परगना, जो कि झारखंड में है और सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। विद्रोह परंपरागत अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रमुख कारण यहाँ पर बना था। तो इसी तरह ये थे हमारे भारत के नवजागरण और राष्ट्रवाद के उदय और साथ ही 1800